आपकी पहली क्लास लेने के लिए जो राजस्थान पुलिस के लिए आपको मैंने वादा किया था। तो आज का अपना टॉपिक जो राजस्थान पुलिस के सिलेबस के अनुसार है वो है स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय स्वशासन से अपना जो है अर्थ जो ये होता है कि जो लोकल लेवल पे अर्थात अपने आसपास के क्षेत्र में जो सब आपकी प्रशासन की व्यवस्थाएं होती हैं और जो उनका राजनीतिक जो है ताना बाना किस तरह से होता है और आपकी जो संस्थाएं होती हैं उनको किस प्रकार से चलाया जाता है, वो सब चीज़ें जो है आपके स्थानीय स्वशासन। अब वो स्थानीय स्वशासन आपका शहरी भी हो सकता है, ग्रामीण भी हो सकता है। ग्रामीण स्तर पे जो स्थानीय स्वशासन है उसको पंचायती राज नाम दिया गया है और शहरी क्षेत्र पे शहरी निकाय। अब उसको किस किस तरह से त्रिस्तरीय या 3 प्रकार से बांटा गया है, वो सब चीज़ें जो है अपन इसमें चर्चा करेंगे। परीक्षा में जो प्रश्न आपके आते हैं उनमें मुख्यतया 2 चीज़ें अपने को अच्छे से सीखनी पड़ती है। पहला उसका कॉन्सेप्ट, दूसरा उसके तथ्य। अब कॉन्सेप्ट यदि हम समझ जाते हैं तो उसमें आपको यदि रटी रटाई चीज़ें भी यदि नहीं आ रही हैं, कुछ दूसरी जगह से वो दे रहे हैं आपको या घुमा करके दे रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आपको समझने में आसानी होती है यदि आपने उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि इसके जो है ताना बाना किस प्रकार से बुना गया है, इनके आपसी स्तर किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सब चीज़ें यदि आपने समझ ली तो उसके बाद जो भी प्रश्न वो बना के देंगे अपनी तरफ से एग्जामिनर जरूर अपने तरीके से जो अपनी होशियारी लगानी होती है लगाता है ताकि कि बच्चे आप उसमें उलझें। आप तो परीक्षा पास करने के लिए बैठते हो, एग्जामिनर की नज़र में ये होती है कि इनको उलझाया कैसे जाए, गलती कैसे करवाई जाए, क्योंकि बहुसंख्यक में से कुछ लोग चुनने होते हैं, जो लिमिटेड सीटें जो होती है उसी के लिए सिलेक्शन होता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना होता है। तथ्यात्मक बातें भी अपने साथ साथ करेंगे, पर आज मोस्टली मैं आपको पंचायती राज व्यवस्था जो स्थानीय स्वशासन का पहला टॉपिक है, सिर्फ उसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझाने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। क्योंकि अपन कई बार क्या है बहुत सारी चीज़ें ऊपर से याद करते रहते हैं, प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं, अरे ये तो है यहाँ से प्रश्न आया है, उसको अपन फिर उसी ही पे समझने की कोशिश करते हैं कि उसको रट्टाफिकेशन करते हैं कि इसमें क्या क्या है। उसकी बजाय अगर हम ग्रास रूट लेवल से और अपर तक इसकी सारी चीज़ें जो है कॉन्सेप्ट को यदि समझ लेंगे तो फिर उसमें से जो भी प्रश्न आएंगे वो गलत आपके नहीं होंगे। तो आज का जो मुख्य पॉइंट जो है स्थानीय स्वशासन, और स्थानीय स्वशासन में आपको मैं पंचायती राज से संबंधित पंचायती राज, अब ये कहां पर है, ये ग्रामीण पंचायती राज है जो ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर सन 1957 में भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा, भारत सरकार, किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा क्या गठित की गई थी, एक समिति गठित की गई थी, एक समिति गठित की गई थी। कब गठित की गई थी, 1957, और वो भी जनवरी, कब, जनवरी 1957। कमेटी का नाम क्या था, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति, मेहता समिति। और इस जो समिति ने जो जनवरी 1957 में गठित की गई थी, इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी नवंबर 1957 में। कब, नवंबर 1957 में।
अब समिति गठित की गई थी तो उसने अपनी सिफारिशें दी, और सिफारिशें दी तो इस समिति विशेष रूप से जो गठित की गई थी वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम से संबंधित विकास के बारे में देखी थी कि कितना विकास हुआ, इसके क्या लाभ क्या हानि। तो उस दौरान उस समिति ने अपनी सिफारिश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, क्या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। क्या दिया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्या सुझाव दिया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। अभी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है? लोकतंत्र में जो शक्तियां हैं उनको विभिन्न स्तरों पर जो है उसका बंटवारा किया जाए। बंटवारा किया जाए अर्थात जो पंचायत लेवल पे जो कार्य होते हैं उन कार्यों की जो पावर है वो ग्राम पंचायत को दी जाए। उनके पास वित्तीय व्यवस्था का कोई कराधान वगैरह लगा करके जो व्यवस्था करने का उनको अधिकार पावर दी जाए। इस तरह की चीजें जो है स्थानीय स्वशासन। फिर उसका जो है मुख्य रूप से जो नाम जो है बदल करके क्या कर दिया गया? पंचायती राज नाम दिया गया उसको, जब उसको लागू किया गया उस स्तर पर। वो बताऊंगा मैं आपको लागू किया गया जो भी कब लागू किया गया उसको। 1992 में 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज लागू किया गया। पंचायती राज लागू किया गया का मतलब है इसको संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया, संविधान द्वारा पास किया गया संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा क्या होता है? जिस विषय का संविधान में उल्लेख हो, जैसे आर्टिकल के माध्यम से फला आर्टिकल में फला जगह ये बात जो है लिखी गई है, तो उसमें क्या है, संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद अपन जो है कोर्ट में उस चीज को ले जा सकते हैं। मान लो पंचायती राज के चुनाव होने हैं और उस चुनाव को राज्य सरकार पे छोड़ा गया है, और तो राज्य सरकार उसको अपने तरीके से, जैसे मान लो कोई भंग अपनी पंचायत है, उस भंग पंचायत को निश्चित समय में जो है उसका चुनाव करवाना पड़ेगा यदि अपनी संविधान में इस चीज का उल्लेख है तो उसी प्रकार से संवैधानिक दर्जे का फायदा ये है, एक उसको जो है कराधान वगैरह लगाने के लिए जो उसको पावर होगी। तो ये चीज है मोटी मोटी जो है इसमें हुआ क्या था, जो संवैधानिक दर्जा पंचायती राज कैसे आया, उसको संवैधानिक दर्जा कैसे दिया गया। अब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा तो दिया गया है आपको, कब दिया गया है? इसको मुख्य रूप से 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में, और 73वां संविधान संशोधन किया गया था और उसमें उसको जो है संविधान में स्थान दिया गया है इसके अनुच्छेद के माध्यम से। अब इसको संवैधानिक दर्जा देते समय जो नीति निर्देशक तत्व का, किसका? नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद कौन सा है? 40। उसको संवैधानिक रूप में लागू किया गया, क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व है उनके माध्यम से हम जो है कोर्ट में अपील नहीं कर सकते या वाद योग्य नहीं होते हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? वाद योग्य नहीं है, यानी इन पे वाद दायर अपन कोर्ट में नहीं कर सकते हैं, वाद योग्य नहीं है। तो जब तक अपन इसको वाद योग्य नहीं बनाएंगे तो मतलब उसको सही रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाएगी। तो इसको अनुच्छेद 40 में जो चीजें दी गई है कि पंचायत राज का गठन
करे सरकारें स्टेट पंचायती राज का गठन करके और उनको जो है सुधार के लिए, विकास के लिए कार्य करवाए। तो वो है अनुच्छेद 40 में निर्देशित तत्वों के रूप में जो है वर्णित था। अब उसको अनुच्छेद 343, कितना, अनुच्छेद 343 के तहत क्या दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। संविधान में उल्लेख किया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। संवैधानिक दर्जा किसके तहत दिया गया, अनुच्छेद 343। अब 343 के भाग किए गए हैं, कहां से कहां तक है 343, 343 से लेके 343 अणे तक, अणे तक, यानी 343 से, इंग्लिश में यदि आप पढ़ते हो तो 343 ओ तक क्या है, पंचायती राज से संबंधित जो संविधान के उल्लेख है। अब इसमें कितने विषयों पर जो है पंचायती राज जो है कार्य कर सकती है, उसके लिए 343 जी, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 343 जी में उल्लेख है कि 29 कार्य राज्य सरकार को सौंपे जा सकते हैं। कितने, 29 कार्य राज्य सरकार द्वारा सौंपे जा सकते हैं। किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा इनको 29 कार्य सौंपे जा सकते हैं। और किसको सौंपे जा सकते हैं, पंचायती राज को, पंचायती राज को, पंचायती राज को। ये तो हुई कुछ मोस्टली जो इसके संवैधानिक स्तर की बातें। अब अपने को इसका कॉन्सेप्ट जो किस तरह से इसकी बनावट है वो अपन समझेंगे जबानी, और कोई आवश्यक होगी जो मैं इस पे नोट कर दूंगा, आप नोट कर लो पहले इसको। जो चीजें इसमें छूट गई हो तो वो आप बैक करके भी जो है इस लेसन में से आप जो है देख लेना, ठीक है। अब अपन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। पहले समझने की कोशिश करो, फिर मैं इसमें लिख दूंगा, अच्छे से समझने की कोशिश करो। पंचायत जो होती है उसका पहला स्तर होता है ग्राम सभा। क्या होता है, ग्राम सभा। और ग्राम सभा का जो मुखिया होता है वो आपको सबको जहाँ तक पता है सरपंच होता है। अब इसमें जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कई बार जैसे ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई ग्राम पंचायत का जो गठन होता है उसके लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, उस टाइम अपन जो है देखते रह जाते हैं। तो ये जो मोस्ट जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए जो एग्जाम के लायक है, लेकिन वो पता नहीं रहता है अधिकतर को। तो 3000 की जनसंख्या, अब उसमें मतलब 1, 2, 2 से अधिक,
3, 4, 5 जितने भी गांव हो सकते हैं, जिस ग्राम पंचायत का 3000 जनसंख्या पे एक ग्राम पंचायत, अब उसमें मतदाता जो पंजीकृत होंगे वो वोट डालेंगे। जनसंख्या कितनी होनी चाहिए ग्राम पंचायत की? 3000 जनसंख्या पे एक ग्राम पंचायत जो है गठित की जाएगी। और पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर मैंने आपको बताया, 3 स्तर जो है त्रिस्तरीय इसको पंचायती राज व्यवस्था किया गया था। एक शर्त इसमें जो है, शर्त का हो या प्रावधान, कि 20 लाख की जनसंख्या से नीचे जिस राज्य की जनसंख्या है उस राज्य में चाहे तो माध्यमिक स्तर जो होता है, प्राथमिक स्तर पर जैसे ग्राम पंचायत होगी, माध्यमिक स्तर पे ब्लॉक समिति बन के अलग अलग जगह तालुका पंचायत, इस तरह से अलग अलग जो है नाम दिए जा सकते हैं अलग अलग स्टेट में। तो वो दिया, जैसे माध्यमिक स्तर की जो व्यवस्था है, पंचायत व्यवस्था है, उसको भले ही लागू नहीं करे अगर उस स्टेट में। और फिर जो है जिला स्तर, ग्राम स्तर पंचायती राज यानी ग्राम पंचायत, और माध्यमिक स्तर पर ब्लॉक समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। इस तरह से त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कितनी स्तरीय व्यवस्था है? त्रिस्तरीय। नंबर 1, ग्राम स्तर पर क्या होती है? ग्राम पंचायत। क्या होती है? ग्राम पंचायत। और दूसरी होती है माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक है मिडिल में, बीच में, माध्यमिक स्तर पर होती है जो क्या होती है? माध्यमिक स्तर पर जैसे ब्लॉक समिति। विशेष रूप से आपके जो सिलेबस में है वो है राजस्थान के राज व्यवस्था, जो टॉपिक है उसमें राजस्थान की राज व्यवस्था में ही आपका स्थानीय स्वशासन है। तो पहले तो अपन इसके जो प्रावधान है संवैधानिक है उस पे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस पे आपको राजस्थान से संबंधित विशेष रूप से इसमें बताया जाएगा, जो तथ्य आपके आ सकते हैं या जो कॉन्सेप्ट से संबंधित जो है राजस्थान की से संबंधित जो आपके प्रश्न आ सकते हैं उनसे संबंधित बताएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा यदि आप मनोयोग से उसको पढ़ोगे समझोगे। तो इतनी बारीक सी कैसे लेकर उच्च स्तर तक मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि जो है एक लेवल बना रहे। जैसे कुछ बच्चों को तो कुछ बातें जो है मोस्टली पहले से पता होती हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं रहता है, चीजें पता रहती हैं। कॉन्सेप्ट समझने में उनको भी फायदा मिलेगा जिनकी तैयारी पहले से अच्छी है। और जिन बच्चों को समझ में ही नहीं बैठता, पंचायती राज बहुत सबसे अपना नजदीकी टॉपिक है, फिर भी काफी समय तक जो है ये समझ में ही नहीं बैठता है। तो इसलिए उसको पूरे तरीके से A to Z चीजें अपन इस तरह से पढ़ेंगे ताकि वो चीजें आपको समझ में आए। तो ब्लॉक स्तर, माध्यमिक वाला कौन सा स्तर है? ब्लॉक स्तर। जैसे आपका ब्लॉक समिति होती है, ब्लॉक स्तर पर क्या होती है? ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति। और उसको अपन हिंदी में क्या क्या बोल देते हैं? पंचायत समिति। क्या बोलते हैं? पंचायत समिति। ब्लॉक स्तर पर क्या होती है? पंचायत समिति। ग्राम स्तर पर क्या होती है? ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर क्या होती है? ग्राम पंचायत। तीसरा स्तर जो इसका होता है त्रिस्तरीय पंचायती राज स्थानीय सरकार को जो पंचायती राज है वो कितने स्तर की बताई गई है? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 स्तर, 3 स्टेज, 3 स्टेज जो है इसमें होते हैं। और तीसरा जो स्तर होता है जिला लेवल पर, कहाँ होता है? जिला स्तर पर। और जिला स्तर पर होता है उसका जो नाम होता है जिला परिषद। जिला परिषद। अब इनके मुखिया जो है, ग्राम स्तर पर जो मुखिया होता है वो कौन होता है? सरपंच। कौन होता है? सरपंच।
ब्लॉक स्तर पर जो मुखिया होता है वो प्रधान, राजस्थान लेवल पे बात कर रहा हूं मैं। और जिला परिषद का जो मुखिया होता है जिला प्रमुख। राजस्थान में तो हाल ही में पंचायती राज जो है चुनाव हुए हैं। अब इसमें इसके जो सदस्य हो, मुखिया हो, अध्यक्ष हो, किसी भी स्तर पर कम से कम जो है न्यूनतम जो आयु है, न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? न्यूनतम आयु ये आपका फैक्ट हो जाएगा 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए? 21 वर्ष। जिस प्रकार से आपके लोकसभा, विधानसभा के लिए 25 वर्ष की उम्र होती है निर्धारित न्यूनतम, ऐसे इसके भी, लेकिन इसकी प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो ग्राम पंचायत का सदस्य हो, पंचायत समिति का सदस्य हो, या जिला परिषद का सदस्य हो, तीनों स्तरों पर किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए, चाहे वार्ड मेंबर हो चाहे उसके अध्यक्ष हो, सभी के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? 21 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? 21 वर्ष। ये आपका टोटल एक जो है 21 वर्ष आप याद रख लेना, ठीक है। अब जो है ये आपको 3 स्तर बताए मैंने। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो सरपंच। माध्यमिक स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति, और ब्लॉक समिति का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? प्रधान होता है, यानी ब्लॉक समिति अर्थात पंचायत समिति। और जिला स्तर पर जो इसका जिला परिषद का जो मुखिया होगा वो क्या कहलाएगा? जिला प्रमुख। अब इनके आयु होगी, अब इनकी जो है किससे संबंधित बात करेंगे अपन बात करेंगे कि चुनाव कैसे होता है, इनके सदस्यों का, इनके मुखियाओं का चुनाव किस प्रकार से होता है। अब जहां तक जो है इसका ग्राम पंचायत का जो चुनाव है, ग्राम पंचायत के चाहे अध्यक्ष हो और चाहे सदस्य हो, इसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष। कैसे होता है? प्रत्यक्ष। अब आप सब, प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष का जो डायरेक्ट जनता स्वयं जो है चुनाव करती है या वोट डाल करके चुनती है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। यानी कि 2 मतपत्र इनको दिए जाएंगे, 2 मतपत्र। एक के लिए तो अपने वार्ड से संबंधित किसका सदस्य चुनाव करेंगे? अपने वार्ड से संबंधित सदस्य का जिसे कहेंगे वार्ड मेंबर या वार्ड का सदस्य, उसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष करेगी। यानी उस पंचायत समिति के जो पंजीकृत मतदाता होंगे वो उसका चुनाव कैसे करेंगे? प्रत्यक्ष करेंगे। उसी प्रकार से उसका अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम पंचायत का सरपंच। इसका चुनाव भी कैसे किया जाएगा? इसका चुनाव भी डायरेक्ट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष। डायरेक्ट इंग्लिश का वर्जन है प्रत्यक्ष चुनाव जनता द्वारा किया जाएगा। अच्छा, तो फिर अपने 2 स्तर बच गए, माध्यमिक स्तर और जिला स्तर। इनका चुनाव कैसे किया जाएगा? इनका सदस्यों का जो चुनाव होगा वो तो डायरेक्ट जनता करेगी, लेकिन इनके जो मुखियाओं का जो चुनाव है वो कैसे किया जाएगा? अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे? अप्रत्यक्ष, यानी अपने ही सदस्यों में। मान लो पंचायत समिति के कोई 9 सदस्य चुन के आए। कितने सदस्य चुन के आए? 9 सदस्य। तो 9 सदस्य में से अपने में से कोई व्यक्ति जो है किसके लिए चुनाव लड़ेगा? इसके पंचायत समिति के अध्यक्ष अर्थात प्रधान के लिए चुनाव लड़ेगा। किसके लिए चुनाव लड़ेगा? प्रधान के लिए। और प्रधान का जो चुनाव होगा वो अपने सदस्यों में से ही ये किसी एक व्यक्ति को चुनेंगे। अब उसमें कितने भी कैंडिडेट जो है, चाहे निर्दलीय हो चाहे किसी पार्टी का टिकट लेके चुनाव लड़ेगा, और उसमें से जिसको अधिकतम वोट मिलेंगे, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अधिकतम जो वोट प्राप्त करेगा वो क्या हो जाएगा? उस पंचायत समिति का प्रधान चुन लिया जाएगा। क्या चुन लिया जाएगा? प्रधान। तो यह तो है इसकी चुनाव की व्यवस्था। इसी प्रकार से जिला प्रमुख का जो चुनाव है, पूरे जिले को किस में बांट दिया जाएगा? वार्ड में। कितने में? किसमें? वार्ड में।
मान लो किसी जिले में कितने वार्ड है? 50। कितने वार्ड है? 50। 50 वार्ड में से कितने सदस्य चुने जाएंगे? 50 सदस्य चुन करके आएंगे जनता के द्वारा, सदस्य चुनकर चुनकर आएंगे। और चुने हुए प्रतिनिधि जो आएंगे, उन चुने हुए प्रतिनिधियों वही अपने में से क्या करेंगे? एक जो सदस्य है जो सर्वाधिक वोट प्राप्त करेगा, उसमें जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे, जो चाहे निर्दलीय हो या निर्दलीय टिकट पे हो या चाहे तो किसी भी पार्टी की टिकट पे हो, मुख्य जो पार्टी होती है, कोई भी पार्टी, चाहे वो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे स्थानीय स्तर की पार्टी हो, चाहे निर्दलीय हो, यानी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति जो है अपने का दावा कर सकता है कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, और उसके लिए जो है फॉर्म भरेगा वो, और वो व्यक्ति जो है चुनाव लड़ेगा और उसमें जो अधिकतम वोट प्राप्त करेगा वो बन जाएगा जिला प्रमुख। जिला प्रमुख। तो इस व्यवस्था को आपने समझा कि सरपंच और पंच जो कहलाते हैं, अर्थात सदस्य, वार्ड सदस्य, इसको पंच, दूसरा नाम क्या दिया गया है? ग्राम पंचायत का पंच। क्या नाम दिया गया? पंच। और सरपंच के चुनाव डायरेक्ट जनता, स्वयं जनता करती है, डायरेक्ट अपने मत के द्वारा स्वयं चुनती है। हाँ, तो मैं बता रहा था, क्या बता रहा था कि ग्राम स्तर पर सरपंच और पंच दोनों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है, लेकिन उप सरपंच का चुनाव जो है कौन करता है? चुने हुए जो आपके चुने हुए सदस्य और सरपंच, चुने हुए सदस्य और सरपंच वोट डालते हैं, उसके लिए सरपंच। चुने हुए सदस्य और सरपंच ये क्या करते हैं? चुनाव के लिए वोट डालते हैं, वोट डालते हैं। तो अधिकतर बच्चों की जो समस्या होती है, वो समस्या होती है ये कि उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ही समझ में नहीं आया। आप शब्द को मत रटो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, तो क्या रटो? चुने हुए सदस्य और सरपंच, यानी हमने, जनता ने किसको चुना? किसी सदस्य को चुना और वो अगले व्यक्ति को चुने। जैसे उप सरपंच, तो सरपंच को हमने चुना, गांव के जो है पंचायत के सदस्य अर्थात पंच को किसने चुना? हमने चुना। हमने मतलब आम जनता ने चुना, वोटर ने चुना, मतदाता ने चुना। तो उस चुने हुए जो हमारे कैंडिडेट हैं वो आगे किसी सदस्य को किसी पद पे निर्वाचित करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अप्रत्यक्ष। क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष चुनाव, क्योंकि डायरेक्ट जनता ने उसके लिए वोट नहीं दिया। कैसे गया उसका वोट? अप्रत्यक्ष रूप से गया। हमने अर्थात जनता ने चुना। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अगले पद के लिए किसी को चुनते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। इसी प्रकार जैसे जहां जनता स्वयं वोट डालती है, कोई प्रतिनिधि या कोई सदस्य चुना जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट जो है इलेक्शन। स्थानीय स्वशासन में जो आपके एक तो सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है, उनका स्तर किस प्रकार संबंधित होता है। अब ये देखो, ये एक दूसरे से संगठित है, एक दूसरे के बिना किसी का काम नहीं चल रहा है। वो चीज आपको इसमें मोस्टली समझनी जरूरी है कॉन्सेप्ट के रूप में। आपने ग्राम स्तर पर किसको चुना? आपने ग्राम स्तर पर चुना साहब सरपंच को, ठीक है। अब इसको रिलेटेड कैसे करेंगे सरपंच को प्रधान से? देखो, ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी कार्य होंगे उसमें अभी प्रधान का जो चुनाव होता है ना, उसके लिए जो है जनता द्वारा
जो सदस्य चुने जाते हैं माध्यमिक स्तर पर, जो सदस्यों का चुनाव कैसे होता है ब्लॉक स्तर पर, डायरेक्ट जनता द्वारा होता है। जैसे 9 सदस्य आपको बताए थे उदाहरण के तौर पे, इन 9 सदस्यों को का जो चुनाव होता है माध्यमिक स्तर के सदस्य का चुनाव। और जो माध्यमिक स्तर के जो सदस्य के चुनाव जनता करती है उसे कहते हैं इंग्लिश में डेलीगेट पंचायत समिति सदस्य। हिंदी में क्या कहेंगे? पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति का सदस्य कहेंगे उसे। तो उसका चुनाव जो है प्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तो आप समझ ही गए होंगे किस कैसे होता है, प्रत्यक्ष। और फिर उन प्रत्यक्ष जो सदस्य होते हैं चुनाव चुने जाते हैं, वो किसके लिए वोट डालते हैं? प्रधान के लिए। वो प्रधान के लिए वोट डालते हैं। तो यानी कि वो प्रधान के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। बाकी जो सदस्य डेलीगेट जो होते हैं, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं, उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? उनका चुनाव किया जाता है डायरेक्ट जनता द्वारा, डायरेक्ट मतदाताओं द्वारा। तो वो डेलीगेट जो होते हैं वो दो फिर अपने में से किसको चुनते हैं? प्रधान को चुनते हैं। तो यानी जनता, और जनता ही जो है ग्राम स्तर पर चुनाव करती है, जनता ही जो है ब्लॉक स्तर पर करती है। अब इसका जो स्तरीय व्यवस्था होती है, जैसे जिला स्तर पर कोई आपके विकास के लिए जो है योजनाएं बनाई जाती हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा आयोजना समिति के बारे में। विकास के लिए जो धन मद व्यय और योजनाएं जो बनाई जाती हैं वो आती हैं आपके ब्लॉक स्तर पर, और ब्लॉक स्तर से फिर जो है वो पंचायतों के लिए, उनके लिए वो व्यवस्थाएं दी जाती हैं। तो इस प्रकार से तीनों रिलेटेड होगी। जिला स्तर, फिर माध्यमिक स्तर पर आती है, माध्यमिक स्तर से ग्राम स्तर तक पहुंचती है। और डायरेक्ट चुनाव में आपके ग्राम स्तर पर जो है जनता करती है, डायरेक्ट चुनाव में माध्यमिक स्तर के सदस्यों का चुनाव जनता करती है, और जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव जनता करती है। और वो फिर दोनों स्तरों पे इनडायरेक्टली अपने अपने अध्यक्ष को, जैसे ब्लॉक स्तर पर यानी ब्लॉक समिति पर प्रधान, और जिला स्तर पर जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। इस प्रकार से तो इसका है ये कॉन्सेप्ट जो आपको समझना बहुत जरूरी है ग्राम पंचायती राज व्यवस्था को समझने से पहले। अब इसमें होता है इनका इस्तीफा। चुनाव तो हो गया, इस्तीफे के बारे में जो है तो ये आपने उतार लिया होगा, नहीं तो उतार लो, थोड़ा समय आपको दे देता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको बाद में देखनी हो तो अच्छे से आप जो है नोट डाउन कर लो, या स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहो ले लो, ठीक। और जहाँ तक मैं तो समझता हूँ इसको अपने हाथों से उतार के आप रखोगे तो ज़्यादा बेटर याद रहेगा, ज़्यादा समय तक याद रहेगा। ठीक है, जैसा भी आपको दिखाई दे इसको उतारते रहना, कोशिश में ये करता हूँ कि आपको दिखता रहे। तो अब है आपका सरपंच, सरपंच और पंच। ये जो है अपना इस्तीफा किसको देंगे? ब्लॉक का अपन बात कर रहे थे इस्तीफा, किसकी बात कर रहे थे? इस्तीफा की। कौन किसको देता है पंचायती राज व्यवस्था? नंबर 1 ग्राम पंचायत सदस्य एवं
सरपंच। ग्राम पंचायत एवं सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्य एवं सरपंच ये अपना इस्तीफा देते हैं। बीडीओ एक पोस्ट होती है ब्लॉक लेवल पे, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। पंचायत समिति विकास अधिकारी, पंचायत समिति का कौन होता है वो, विकास अधिकारी, अधिकारी। हाँ, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक यानी पंचायत समिति और डेवलपमेंट माने विकास और ऑफिसर माने अधिकारी। बीडीओ तो किसको देंगे, बीडीओ को। फिर अब उससे अगले स्टेज पर आ जाओ, दूसरे स्तर पर आ जाओ। तो जो आपके पंचायत समिति के सदस्य होंगे, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति के जितने भी सदस्य होंगे वो किसको देंगे अपना इस्तीफा, प्रधान को। किसको देंगे, प्रधान को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। अब आ जाओ आप, प्रधान किसको देगा अपना इस्तीफा, प्रधान अपना इस्तीफा देंगे, प्रधान जो है अपना इस्तीफा किसको सौंपेंगे, वो सौंपेंगे, प्रधान अपना इस्तीफा देगा जिला प्रमुख को। किसको देगा, जिला प्रमुख को। ठीक है। और जिला प्रमुख नंबर 3, जिला प्रमुख, जिला प्रमुख अपना इस्तीफा सौंपेगा संभागीय आयुक्त। ये संभागीय आयुक्त क्या होता है भाई, संभागीय, संभागीय आयुक्त। कई जिलों को मिलाकर के एक संभाग बनाया जाता है, जैसे जयपुर संभाग है। जयपुर में जयपुर, अलवर, सीकर, दौसा ये जिले आते हैं। सबको मिला के जयपुर मुख्य संभाग जो है मुख्यालय है। तो इसी तरह से तो वो अपने संभागीय मुख्यालय के जो आयुक्त होंगे, कमिश्नर, जोनल कमिश्नर, जोन इसको बोलेंगे जोन, और ये कमिश्नर, कमिश्नर, जोनल कमिश्नर हो जाएगा ये। जोनल कमिश्नर यानी संभागीय आयुक्त। जोन स्तर पे जो संभागीय आयुक्त बैठता है, जोनल कमिश्नर, उसको अपना इस्तीफा कौन देगा, ये देगा आपका जिला प्रमुख। जिला प्रमुख देंगे संभागीय आयुक्त को अपना इस्तीफा। ये तो हुई आपकी इस्तीफे की बात। अब आपको हमने पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था, उसमें पहली सिफारिश जो है किसने की थी संवैधानिक दर्जे के लिए, बलवंत राय मेहता। सन 1957 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, तो उस दौरान उसने सिफारिश की थी और उसी का आधार अभी बलवंत राय मेहता नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी उसने, बलवंत राय मेहता जो समिति गठित की गई थी, और वो सामुदायिक विस्तार, सामुदायिक विकास योजना के लिए उसकी क्रियान्विति में असफलता क्यों रही उसके बारे में गठित की गई थी। तो उसकी जो रिपोर्ट थी उसको मान करके पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया था, 2 अक्टूबर, कब
2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के ही, ये राजस्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है, 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के बगदरी गांव नागौर, कौन से जिले में? नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बगदरी गांव नागौर में। फिर उसके बाद जो है 1978 में अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए संवैधानिक प्रावधान की सिफारिश की थी। राजीव गांधी 1984 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो उसी कार्यकाल में उनके द्वारा लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज के लिए, किसके लिए? पंचायती राज के लिए और 65वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके लिए? शहरी निकाय के लिए। लोकसभा से पास कर दिया गया, लोकसभा से तो पास कर दिया गया। परंतु क्या हुआ? 1989 यानी 1989 में क्या हुआ कि लोकसभा भंग हो गई। लोकसभा भंग हो जाने के कारण जो है, लोकसभा भंग हो जाने के कारण क्या हो गया? वो अधिनियम जो है लैप्स हो गया। लैप्स का मतलब वो भी समाप्त हो गया। लोकसभा भंग होते ही वो जो है कोई भी अधिनियम हो, चाहे भले पास हो गया हो सदन से यानी लोकसभा से, राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। तो लोकसभा भंग होने से वो अधिनियम भी जो है लैप्स हो गया। उसके बाद 2 योजनाओं तक अलग अलग प्रधानमंत्री रहे, जिसमें वीपी सिंह और चंद्रशेखर। तो उस दौरान ऐसा कुछ हुआ नहीं।
फिर जो है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई 1999 में, क्योंकि 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु हो चुकी थी हादसे में। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव के समय में, पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में, के प्रधानमंत्रित्व काल में 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के रूप में पंचायती राज जो अपन ने किया है, 73वां संविधान संशोधन के रूप में जो है ये क्या हुआ, दोनों सदनों से पास हो गया और कब अधिनियम बना? अधिनियम बना जो मैंने आपको पूर्व में बताया था, अधिनियम बना 1992 में। कब बना? 1992 में। कब बना? 1992 में। इसको लागू करने की जो दिनांक थी, जो कितनी थी, लागू हुआ ये जो है 24 अप्रैल 1993 में। तो इसलिए 24 अप्रैल को हम किस रूप में मनाते हैं? पंचायती राज दिवस के रूप में। किसके रूप में मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू की तारीख जो है पूरे भारतवर्ष में, उस समय में जम्मू कश्मीर को छोड़ के, लेकिन आज के दिन जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल है, यानी सारे पूरे देश में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ था उस टाइम, इसलिए जम्मू कश्मीर में उस टाइम जो है ये छूट दी गई थी। बाकी सब जगह पंचायती राज जो है संवैधानिक दर्जा देकर के पंचायती राज और लागू करने के लिए राज्यों को कहा गया था। राजस्थान में ये लागू है 24 अप्रैल 1994 को, एक साल बाद। इस्तीफे की बात हो गई, इसको लागू कब किया गया और अधिनियम कब बना, ये बातें हो गई। और अब अपन इसके बात करेंगे योग्यता के बारे में। थोड़ा कल मैंने आपको बता दिया था। योग्यता इसके लिए रखी गई है, जो संविधान में दी गई है वो है 21 वर्ष, यानी किसी भी लेवल पे आप प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, किसी भी स्तर पर चुनाव लड़ने की जो उम्र है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। और अब इसमें राज्य सरकार पे छोड़ा गया अन्य योग्यताओं के लिए। राज्य सरकार अपने स्तर पर अन्य योग्यताएं जो है लागू कर सकती है। अन्य योग्यताएं अपने स्तर पर, राज्य सरकार अन्य योग्यताएं अपने स्तर पर लागू कर सकती है, अपने स्तर पर। यह हुई इसकी योग्यता की बात। अभी जैसे राजस्थान में योग्यताओं में जैसे एक तो एजुकेशन अलग अलग स्तर पर अलग अलग एजुकेशन है। प्रधान के लिए, ग्राम पंचायत के सदस्यों के लिए, डायरेक्टर के लिए और जिला प्रमुख के लिए अलग अलग योग्यताएं जो है राज्य सरकार अपने स्तर पर लागू कर सकती है। और मुख्य रूप से जो आपके संविधान में जो है 21 वर्ष के अलावा कोई योग्यता नहीं दी गई है। अब है आरक्षण।
आरक्षण में SC और ST, इनको जो आरक्षण दिया गया है, आरक्षण है जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर दिया गया है SC और ST को। इसी प्रकार से महिलाओं को जो आरक्षण है, महिलाओं को आरक्षण जो हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई है, वो की गई है 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य। अब थोड़ा इसको ध्यान से सुनना। इसी को यदि आप रट के चले जाओगे तो राजस्थान के बारे में गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश पहला राज्य, प्रथम राज्य है, और राजस्थान जो है दूसरा राज्य है, राजस्थान सेकंड। जिसने किया है, महिलाओं को आरक्षण दिया गया 1/2। 1/2 का मतलब होता है 50%। 50% महिलाएं जो है इसमें चुनी जाएंगी और मनोनीत सहित। कितनी होनी चाहिए? 1/2। तो राजस्थान ऐसा दूसरा राज्य है। प्रथम राज्य 1/2 मध्य प्रदेश, द्वितीय राज्य 1/2 यानी 50% जो है महिला चुनी जाएंगी। महिलाओं के लिए आरक्षण है 50% राजस्थान में, वसुंधरा राजे सरकार में दिया गया था। अब मेरे हिसाब से पंचायती राज से संबंधित लगभग मोटी मोटी जो है बातें हो गई है। अब जो कुछ चीजें जो है, कुछ बातें हैं जो कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इससे संबंधित है, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज से रिलेटेड है। तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। जैसे अपने है निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन अधिकारी। तो निर्वाचन आयुक्त है वर्तमान में प्रेम सिंह मेहरा। श्री प्रेम सिंह मेहरा। और जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। निर्वाचन अधिकारी एक IAS ऑफिसर होता है और वो है प्रवीण कुमार गुप्ता। ये ना पूछे, श्री प्रवीण कुमार गुप्ता IAS अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी। ये सिर्फ दोनों पद जो है ना, ये आपके स्थानीय स्वशासन के लिए ही राज्य लेवल पे शुरू किए गए थे। देश के केंद्रीय स्तर पर होते निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन अधिकारी जो पहले होते थे, निर्वाचन आयुक्त जो केंद्रीय स्तर पर पोस्ट थी, जिसको कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के बाद इसका गठन किया गया है। तो इसका कार्य सिर्फ अपने पंचायती राज व्यवस्था के चुनावों को करवाने का कार्य होता है। इसी तरह से दूसरी जो आपकी चीज है वो है आपका अविश्वास वाला पॉइंट रह गया था कि सरपंच पे अविश्वास, सरपंच पद के लिए अविश्वास कैसे लाया जाता है। एक तो सरपंच पद जब वो प्राप्त कर लेता है तो 2 वर्ष तक उस पर कोई हटाने की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। और यदि उसने 2 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद एक
जो उसके सदस्य होते हैं पंचायत के, ग्राम पंचायत के, अर्थात पंच जो होते हैं, वो बहुमत से एक लिखित आवेदन जो उसको देते हैं सीईओ। सीईओ कौन होता है? जो जिला प्रमुख का एक अधिकारी होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CHIF, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिला परिषद। इसका होता है जिला परिषद। फिर जो है सीईओ कोई अधिकारी नियुक्त करता है उस ग्राम पंचायत में जाकर के, और उसके अविश्वास की प्रक्रिया को पूर्ण करवाने के लिए वहां भेजता है। वहां पे जो उस कार्रवाई चालू होती है, कार्रवाई चालू होती है, उसके 1 घंटे तक यदि विपक्ष में का मतलब है कि सरपंच के विपक्ष में कितने वोट, 2/3 सदस्य यदि उसको वोटिंग में उसको हटाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो उसको उसी समय पद से अलग कर दिया जाता है, उसको तो सरपंच पद से उसको हटा दिया जाता है। और यदि 1 घंटे के अंदर यदि 2/3 सदस्य इसको पारित नहीं कर पाए, तो फिर 1 साल तक कोई भी महाभियोग फिर उस पर नहीं लाया जाएगा। यानी 2 साल तक तो कोई कार्रवाई की नहीं जाती है, और अगले 1 साल तक, अगले 1 वर्ष तक उस पर कोई महाभियोग की कार्रवाई नहीं होगी, कोई महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। यदि फेल हो गया तो और पास हो गया तो उसी दिन से वो है पद से अलग कर दिया जाएगा। और शेष समय के लिए फिर अगले सरपंच के जो चुनाव होंगे वो यदि हटा दिया जाता है तो 6 माह के भीतर कराने आवश्यक है। ये 1 साल है। ये प्रश्न आपका आ सकता है 6 माह के अंदर। पहले भी मैं बता चुका, 6 माह के अंदर शेष समय के लिए, ये नहीं कि पूरे 5 साल के लिए, शेष समय। कार्यकाल इसका 5 साल होता है, पहले बता ही दिया था। कार्यकाल 5 वर्ष, और 5 वर्ष कब से गिना जाएगा? सरपंच के चुने जाने के समय से या पहली बैठक से? कार्यकाल जो होता है सरपंच की पहली बैठक से गिना जाता है, पहली बैठक से गिना जाता है, बैठक से प्रारंभ। सरपंच की पहली बैठक से कार्यकाल जो है प्रारंभ होता है, और 5 वर्ष तक। अब उसमें यदि बीच में भंग हो जाता है, मान लो महाभियोग वगैरह लग के या कोई और कारण से, तो उसको बाकी के जो समय जो बचा है उस समय के लिए सरपंच से अगला सरपंच चुना जाता है, और उसी कार्यकाल के लिए वो कार्य करता है। ग्राम पंचायत की मीटिंग, बैठक और न्यूनतम बैठक है, जो साधारण बैठक है, और न्यूनतम बैठक का जो प्रावधान है वो 6 माह, प्रति 6 माह, अर्थात वर्ष में 2 बार, अनिवार्य है। 2 बार तो अनिवार्य है, और चाहे कितनी बार भी आप बुलाओ, और 2 माह, 6 माह में 1 बार, साल में 2 बार अनिवार्य है। वित्त आयोग, प्रथम जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे
ये क्या है, पंचायती राज के लिए मद की व्यवस्थाएं, जैसे धन आदि की व्यवस्था के लिए वित्त आयोग। तो प्रथम आयोग जो है उसके अध्यक्ष थे के यानी कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में प्रद्युम्न सिंह, प्रद्युम्न सिंह जो है वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष है। वित्त आयोग का कार्य भी इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था के लिए धन आदि की व्यवस्था करना है। जैसे आयोजना जो डिमांड करती है उसके हिसाब से धन मुहैया कराना, ये वित्त आयोग का अलग से गठन किया गया है, क्योंकि इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है पंचायती राज को। तो वित्त की व्यवस्था भी अलग से होनी चाहिए। जैसे केंद्रीय वित्त आयोग होता है तो वो केंद्र राज्यों के मध्य जो है धन का बंटवारा करता है, लेकिन अब जब संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को दिया गया है तो उसके वित्त की व्यवस्था इसके द्वारा की जाएगी। राज्य वित्त आयोग, कौन सा आयोग है ये, राज्य वित्त आयोग। तो ये मोस्ट चीज जो है बातें जो आपके परीक्षा के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण थी, और इनको अच्छे से समझना, और इसे ये काफ़ी इनफ है आपके एग्जाम के लिए। धन्यवाद।